आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय छात्रों, हम इस वीडियो में आपको सुपर 100 योजना के केमिस्ट्री के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताने वाले हैं और इनसे मिलते जुलते ही प्रश्न आपको 2022 की सुपर 100 योजना के पेपर में देखने को मिलेंगे। जब आप पेपर दे करके आएंगे तब जरूर बताना। हमारे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट के सिर्फ 5 वीडियो देखना, ज़्यादा नहीं देखना, ओनली 5 वीडियो देखना है। फिजिक्स के 5, केमिस्ट्री के 5, बायोलॉजी के 5, ठीक है। तो आपको 5-5 वीडियो देखना है। आप देखेंगे पेपर में आपसे बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे और आप पास हो जाएंगे, अच्छे अंक आएंगे। तो प्रिय छात्रों, आपका देखो जो पहला क्वेश्चन है केमिस्ट्री का क्या है, एक तत्व के समान होते हैं। तो यहाँ इन्होंने गलती कर दी है। अगर देखो प्रश्न में मिस्टेक कर दी, ये टाइपिंग में मिस्टेक है प्रश्न में। देखो पेपर बनाने वाले भी पेपर में गलत लिख देते हैं। इसकी हम जब अंग्रेजी देखते हैं आइसोटोप, अब समझ में आ जाएगा। आइसोटोप का मतलब बच्चों होता है क्या, समस्थानिक। और समस्थानिक का उत्तर सभी ने बचपन से याद किया है। क्या याद किया है? एक तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान होते हैं लेकिन परमाणु भार अलग होते हैं। क्या? परमाणु भार अलग होते हैं, समस्थानिक कहते हैं। ठीक है, ये इसी से परिभाषा बनाई जाती है। तो एक तत्व के समस्थानिक में समान होते हैं। तो एक तत्व के जो समस्थानिक होते हैं बच्चों, उनमें सब में रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या समान होते हैं? रासायनिक गुण समान होते हैं। अब क्यों है तो एक बार और देखो, इसलिए समान होते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर ए भी हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन है, ए भी हाइड्रोजन है, तो रासायनिक गुण समान होते हैं। अब एक क्वेश्चन इसमें देखो, यहाँ पर ए वाला गलत क्यों है, ए वाला गलत क्यों, ए वाला गलत क्यों है, इसको देख लो। यहाँ पर देखो द्रव्यमान संख्या समान है, नहीं है। इसमें एक द्रव्यमान संख्या, जिसमें 2, इसमें 3। न्यूट्रॉनों की संख्या तो ए भी अलग अलग है। एक में से एक घटाएंगे तो 0 आता है, और 2 में से एक घटाएंगे तो 1 आता है, 3 में से एक घटाएंगे तो उत्तर 2 आता है। तो न्यूट्रॉन भी अलग अलग है जब भी प्रश्न में पूछ रहा है कि समान। तो एक तत्व के जितने भी समस्थानिक होते हैं बच्चों, उनके सबके रासायनिक गुण समान होते हैं। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, हमने आपको बता दिया है। ठीक है, और बच्चों ये ध्यान देना, इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम ड्यूटेरियम, इसका नाम ट्राइटियम। ये पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, बता देना 3 होते हैं। न्यूट्रॉन संख्या हमने बता दी आपको। ठीक है, दूसरी बात बच्चों, आपसे इतना और पूछेंगे कि ये बता दो बच्चों, क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? क्लोरीन के कितने समस्थानिक होते हैं? तो बच्चों जो क्लोरीन है उसके 2 समस्थानिक होते हैं, 17 क्लोरीन 35 और 17 क्लोरीन 37। ये 2 समस्थानिक होते हैं क्लोरीन के। ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है बच्चों, इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन वाज डिस्कवर्ड बाय। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। इनको हम आपको एक ट्रिक से बताते हैं। इलेक्ट्रॉन को ऐसे दर्शाते हैं और प्रोटॉन को ऐसे दर्शाते हैं और न्यूट्रॉन को हम ऐसे दर्शाते हैं। हमने कहा ईंट पर नाच, तो ईंट पर नाच, ये आपको ध्यान रखना है। ईंट पर नाच माने कैसे? देखो, ईंट ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की, माने थॉमसन ने की। पर प्रोटॉन की खोज किसने की? रदरफोर्ड ने की। नाच, न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की। ईंट पर नाच, तो ये कितनी बेहतरीन ट्रिक्स है, आप कभी नहीं भूल पाओगे। यहाँ पर ध्यान देना, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। कभी कभी बच्चों क्या है, इसका उत्तर गोल्डस्टीन भी सही हो जाता है। अगर पेपर में गोल्डस्टीन भी लिखा मिले आपको, रदरफोर्ड भी लिखा मिले, तो आप इसका उत्तर गोल्डस्टीन लगाएंगे। अगर गोल्डस्टीन नहीं लिखा हुआ है तो इसका उत्तर आप क्या, रदरफोर्ड सही करेंगे, ध्यान रखें। अगला जो प्रश्न है, आवर्त सारणी में हीलियम को रखा गया है। तो आवर्त सारणी आप सभी जानते हैं, इस तरह से 18 ग्रुप होते हैं। कितने होते हैं? 1 से लेकर के 18 समूह होते हैं। ऐसे 18 होते हैं, ठीक है, मान करके चलें 18 होते हैं। तो जो 18वें समूह का जो ग्रुप है उसमें यहाँ हीलियम रखा गया है। तो जो 18वां समूह है आपका, इसको बच्चों
इसको बच्चों शून्य समूह भी कहते हैं। इसको बच्चों क्या कहते हैं? शून्य समूह भी कहते हैं। इसके अलावा इसको अक्रिय गैसों का समूह भी कहते हैं। अक्रिय गैसों का समूह भी कहते हैं। तो प्रश्न पूछा था कि आवर्त सारणी में हीलियम को कहाँ रखा गया है? तो हीलियम को रखा गया है 18वें समूह में, अर्थात शून्य समूह में रखा गया है, या अक्रिय गैसों के समूह में रखा गया है। इसको हीलियम को कहाँ रखा गया है? शून्य समूह में रखा गया है। अगला प्रश्न है, किसका आकार सबसे बड़ा है? तो देखो, इनका आकार यहाँ पर आप ऐसे चेक करना, कभी ऐसा आ जाए, ध्यान देना। ये इलेक्ट्रॉन, ये आपका एल्युमिनियम है, इसमें 13 प्रोटॉन है और 13 इलेक्ट्रॉन हैं। इसमें 13 प्रोटॉन हैं और ऊपर जब धन लगा होवे तो घटा देते हैं, तो इसमें आपके 10 इलेक्ट्रॉन हैं। जो प्रोटॉन होते हैं ये क्या है? बाहरी कक्षाओं को जो है, वृत्तीय कक्षाओं को आकर्षित करता है ऐसे। तो 13 जब 10 को आकर्षित कर रहे हैं तो आकार इसका कैसा? इसका आकार छोटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इसकी बात करते हैं, 13 प्रोटॉन 13 इलेक्ट्रॉन को आकर्षित कर रहे हैं, तो अब 13 इलेक्ट्रॉन संख्या जाना है, तो उतनी ताकत से ये आकर्षित नहीं कर पाएंगे, इसलिए आकार बड़ा पूछा है। तो सबसे बड़ा आकार आपका एल्यूमिनियम का है। इसका है पहला जो विकल्प है आपका Al, इसका आकार बाकी इन सभी से बड़ा है। अगला प्रश्न है, वह है बंध जो इलेक्ट्रॉन के साझे से बनता है। नाम से ही स्पष्ट है, साझे से बनता है आपका सहसंयोजक बंध। इसके अलावा बच्चों, जो आयनिक बंध होता है ये इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता है। परीक्षा में प्रश्न पूछ सकते हैं ऐसा कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से कौन सा बंध बनता है, तो बता देना आयनिक बंध बनता है। लेकिन साझे से पूछा जाए तो दिख रहा है सहसंयोजक बंध। नाम से स्पष्ट है, सहसंयोजक बंध। अगला प्रश्न है, क्लोरीन ऋणायन इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। तो प्रिय छात्रों, जो क्लोरीन है आपकी, इसका परमाणु क्रमांक कितना है? 17। अगर ऋण लगे तो जितने ऋण लग जाएं उतने जोड़ देते हैं, तो 17 + 1 = 18। इस तरह से हल करते हैं, तो 18 इसमें इलेक्ट्रॉन है। क्लोरीन ऋणायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 17 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इस तरह से आपको उत्तर निकालना होता कभी भी, और धन लग जाए तो घटाना पड़ता। जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि धन वाले की, इस तरह से कि परीक्षा में पूछा जाए कि Na धन में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो बच्चों, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, धन लग जाए तो घटाते हैं, तो ऋण 1 = 10। तो सोडियम धनायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10। इस तरह से उत्तर निकालते हैं। धन हो तो घटा देते हैं और ऋण हो तो जोड़ देते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो क्लोरीन ऋणायन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन है। अगला जो प्रश्न है, कोल तार का उपयोग सामान्यतः किस में होता है? तो कोल तार का सामान्यतः जो उपयोग होता है वो सड़क बनाने में होता है। कोल तार जो है उसका उपयोग क्या में होता है? सड़क बनाने में इसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग होता है। और पूछा जाए कि ईंधन के रूप में, तो बहुत सारे कार्बन है, उसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है, कार्बन का। अगला प्रश्न है, पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है? पेट्रोलियम को बच्चों काला सोना कहा जाता है। काला सोना कहा जाता है किसको? पेट्रोलियम को, पेट्रोलियम पदार्थों को। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो शुद्ध जल है उसका पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल होता है उसकी पीएच का मान बच्चों जो है 7। शुद्ध जो जल होता है उसकी पीएच का मान जो है बच्चों कितना होता है? 7 होता है। 7 का मतलब ये है, ना तो वो आपको खट्टा लगेगा, ना आपको वो कड़वा लगेगा, ना मीठा लगेगा, ना तीखा लगेगा, मतलब स्वादहीन। जिस भी पदार्थ की पीएच 7 होती है वो स्वादहीन होता है, और पानी भी अपना कैसा है? स्वादहीन है। इसलिए शुद्ध जल की पीएच का मान कितना होता है? 7 होता है। अगला प्रश्न है, साम्यावस्था पर नाइट्रोजन, हाइड्रोजन
मिलकर के ए बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। तो अमोनिया का जो निर्माण है वो बढ़ जाता है। कब बढ़ता है? तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ऐसा समीकरण देखने को मिले तो आपको क्या करना पड़ेगा, कभी भी ए संख्या गिन लो। शुरू में कुछ नहीं है तो एक मानते हैं। इसमें शुरू में कितनी है? 3। 1 और 3 के बाद 4। बन कितने रहे? 2। तो 4 से बन रहा है 2। जब ऐसी स्थिति आपको देखने को मिले तो दाब में वृद्धि करते हैं। तो दाब में क्या करते हैं? तो दाब में बच्चों क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं। तो दाब बढ़ाने पर अमोनिया का निर्माण अधिक होता है। दाब बढ़ाने पर अमोनिया का निर्माण अधिक होता है। अगला प्रश्न है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 इंटू 1/2 H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। इसका उपयोग क्या में करते हैं? टूटी हुई हड्डी को जोड़ने के लिए, प्लास्टर करने में, जो प्लास्टर चढ़ता है नहीं, वो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है। इसको अपन POP बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? POP। कभी सुना होगा POP। जो घरों में पुट्टी करते हैं उस पुट्टी को अपन POP बोलते हैं। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस। पेरिस नाम इसलिए आया क्योंकि ये फ्रांस की राजधानी पेरिस से इसको प्राप्त किया गया है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है सामान्य ताप पर कौन सा धातु द्रव है? सामान्य ताप पर कौन सा धातु द्रव है? तो क्या है, अधिकतर अपन यही पढ़ते हैं कि धातुएं कैसी होती हैं? ठोस होती हैं, लेकिन कुछ अपवाद भी होते हैं। तो जो मरकरी धातु है ये सामान्य ताप पर द्रव है। कौन? धातु। अब परीक्षा में पूछ ले में बता दो ऐसी अधातु का नाम बताओ जो द्रव है, पूछ लिया जाए तो उत्तर दे देना आप ब्रोमीन। तो ब्रोमीन ऐसी अधातु है जो सामान्य ताप पर द्रव है। अधातु पूछ जाए तो ब्रोमीन, धातु पूछ जाए तो मरकरी। मरकरी का जो संकेत है वो Hg होता है। Hg, इसको अपन पारा भी बोलते हैं। मरकरी को क्या बोलते हैं? पारा। मरकरी को पारा भी बोलते हैं। संकेत आपका Hg होता है। अगला प्रश्न है किसी अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना कहलाता है। कोई अयस्क है, ठीक है, अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में, माना हवा नहीं है और उसको गर्म कर रहे हैं, तो उसको बोलते हैं बच्चों निस्तापन। क्या बोलते हैं? निस्तापन। जैसे कि उदाहरण देते हैं, हमको कलई बनाना है। कैसे बनती है कलई? तो कलई बनाने के लिए क्या है? CaCO3। ये ध्यान दो, CaCO3 को हम गर्म करते हैं तो क्या बनता है? CaO। एक कलई बन जाती है, कैल्शियम ऑक्साइड। CaO, ऐसा है, गलत हो गया, CaO, ये बन जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो इस यहाँ पर देखो हमने हवा का प्रयोग नहीं किया है, बिना हवा की उपस्थिति में यह क्रिया हो रही है, तो इसे निस्तापन बोलते हैं। भर्जन कब बोलते हैं? जब कभी ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया होती है तो भर्जन बोलते हैं। एक छोटी सी बात थी, आशा करते हैं आपको समझ में आ गई है। अगला प्रश्न है प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलक जोड़ी है, माने जिसको मानव ने नहीं बनाया, वो कृत्रिम नहीं है, वो प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक रूप से कौन सा बहुलक प्राप्त होता है? देखो यहाँ पर देखना कि स्टार्च प्राप्त होता है, सही बात। देखो नायलॉन तो मनुष्यों ने बनाया है। स्टार्च प्राप्त होता है, सही बात। सेल्यूलोज भी देखो। तो प्राकृतिक रूप से स्टार्च और सेल्यूलोज बहुलक है। ये वाला क्यों सही नहीं है? देखो प्रोटीन चलो प्राकृतिक है, लेकिन PVC मनुष्य ने बनाया। प्रोटीन प्राकृतिक है, लेकिन नायलॉन मनुष्य ने बनाया। इसलिए आपका जो बी उत्तर है स्टार्च और सेल्यूलोज सही है, प्राकृतिक रूप से प्राप्त बहुलक है। अगला प्रश्न है आपका HCOOH माना फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम है। फार्मिक अम्ल, तो फार्मिक अम्ल जो है बच्चों आपका HCOOH है। इसमें एक कार्बन है और COOH को बोलते हैं O1। क्या बोलते हैं? O1। और एक कार्बन को क्या बोलते हैं? मीथेन। क्या बोलते हैं? मीथेन। तो मेथेनोइक अम्ल कहाँ लिखा होगा? ए लिखा होगा। अगर बच्चों 2 होते, 2 को एथिन बोलते हैं तो एथिनोइक अम्ल हो जाता। देख लेना, 3 होते तो प्रोपेनोइक अम्ल हो जाता। ठीक है, यहाँ पर ध्यान देना, जो नॉल है ये एल्कोहल के लिए आता है, और ऐसा हो नल तो ए माने अल, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑल और अल, ऐसा लिख सकते हैं, अल।
ये आपका एल्डिहाइड के लिए आता है। एल्डिहाइड जो होता है आपका CHO होता है, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड के लिए अल आता है। और जो शराब होती हैं, एल्कोहल होती हैं, उनके लिए ऑल आता है, एल्कोहल के लिए ऑल आता है। ठीक है, ये परीक्षा में पूछा गया इसलिए हमने आपको ये बताया। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया। फार्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? इसमें ये कार्बन है, तो उसका उत्तर आपका मेथेनोइक अम्ल। तो अगले वीडियो में हम आपको पुनः केमिस्ट्री के क्वेश्चन बताने वाले हैं। मात्र आपको 5 वीडियो देखना है और आपको कुछ नहीं करना है। और इसके अलावा आप और जानकारी चाहते हैं और कुछ पूछना तो कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।